अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, एक साहब ने सवाल किया है कि शेयर मार्केट क्या होता है और क्या शेयर मार्केट में मुसलमानों के लिए पैसे इन्वेस्ट करना, शेयर्स ख़रीदना जायज़ है या नहीं, शरीयत मुतहरा में इसका क्या हुक्म है। शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से एक वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ और वो हमारे चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से और शरई हुक्म के ताल्लुक़ से हासिल हो जाएंगी। मैं इंशाअल्लाह आई बटन के ऊपर भी उसकी लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे देता हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी मसाइल है वो आपकी समझ में आ जाए। और हमारे चैनल के ऊपर शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट भी अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पर शेयर मार्केट के जो ज़रूरी मसाइल हैं जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह हैं उसके ताल्लुक़ से भी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। आज के इस वीडियो में मुख्तसर तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि शेयर मार्केट होता क्या है और शेयर्स के ख़रीदने के लिए शरीयत मुतहरा में क्या क्या शराइत है, इसका क्या हुक्म है, इंशाअल्लाह इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ और दोस्तों, शेयर मार्केट को बिल्कुल आसान अंदाज में आप इस तरह से समझिए कि अगर कोई शख्स कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई कंपनी खड़ी करना चाहता है, कोई कंपनी चलाना चाहता है, जैसे उसे कोई कारोबार करना है जिसके लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन 10 लाख रुपए उसके पास है नहीं, तब ये क्या करेगा। इसे तो 10 लाख का बिज़नेस करना है, इसके पास तो सिर्फ 5 लाख रुपए मौजूद है, मज़ीद 5 लाख की इसको ज़रूरत है लेकिन इसके पास मौजूद नहीं है। तो ये शख्स क्या करेगा, ये अपने किसी दोस्त से कहेगा कि भाई मुझे 10 लाख का ये बिज़नेस शुरू करना है लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, अगर तुम 5 लाख रुपए दे देते हो तो फिर मैं तुमको अपने इस बिज़नेस में, अपने इस तिजारत में पार्टनर बना लूँगा और जो भी हमें प्रॉफिट होगा, जो भी हमें नफ़ा होगा, हम उसको तकसीम कर लेंगे। चूँकि 5 लाख मेरे लगे हैं तो 50% नफ़ा मैं लूँगा और चूँकि 5 लाख तुम्हारे लगे हैं तो 50% नफ़ा और प्रॉफिट तुम ले लेना। तो ये है, तो जिस तरह से आदमी ने यहाँ पर 5 लाख रुपए की मदद दूसरे शख्स से हासिल की और उसके बदले में उसे अपनी तिजारत, अपनी कंपनी में होने वाले प्रॉफिट और नफ़े को उसके साथ शेयर किया गया। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, आज आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज़ हो या फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज़ हो, ये जो कंपनियां हैं इनका जो सरमाया होता है ये करोड़ों अरबों खरबों रुपयों में होता है और इतना पैसा किसी एक आदमी के बस में नहीं है इतना पैसा लगाना। अगर हो भी और वो इतना पैसा लगा दे और वो कंपनी का दिवालिया निकल जाए तो सिर्फ उसी एक आदमी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जब कोई आदमी बड़ी कंपनी खड़ी करता है जिसके लिए अरबों खरबों रुपयों की ज़रूरत होती है तो वो पूरा पैसा खुद नहीं लगाता बल्कि लोगों से कहता है, आवाम से कहता है कि भाई चलो मैं एक कपड़े की कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ या मैं ऑटोमोबाइल्स की कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ, ये मेरे कंपनी का ढांचा है, ये मैंने मशीनरी खरीद ली है, अब मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। जो शख्स भी इसके अंदर पैसे लगाएगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा, इसके शेयर्स खरीदेगा तो मैं उसको शेयर्स के बकद्र कंपनी में होने वाला प्रॉफिट, कंपनी में होने वाले नफ़े को उसके साथ शेयर करूँगा, उसको दूंगा। तो ये होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिसका सरमाया लाखों करोड़ों और अरबों खरबों रुपयों का होता है, तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, ये कंपनीज़ अपनी कंपनी के शेयर कहते हैं हिस्से को, तो अपनी कंपनी के हिस्से वो क्या करती है, लोगों में फ़रोख्त करती है, सेल करती है, बेचती हैं। लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जब कंपनी तरक्की करती है, कंपनी को नफ़ा होता है तो वो प्रॉफिट और नफ़ा कंपनी जहाँ पर खुद लेती है वहीं पर अपने तमाम शेयर होल्डर्स के साथ उस नफ़े को, उस प्रॉफिट को वो शेयर्स करती है। इसको कहा जाता है शेयर मार्केट। और ये जो पूरा अमल होता है, अब चूँकि बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी हैं और तो इसके लिए बड़े बड़े कानून बन चुके हैं, इसको चलाने के लिए, इसकी ख़रीदो फरोख्त के लिए मार्केट बन चुका है। तो ये जो शेयर की ख़रीदो फरोख्त का जो पूरा मामला होता है, इसको संभालने के लिए अब 2 तरह की कंपनी यहाँ पर इंडिया में मौजूद है, एक BSE है और एक NSE है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। बहरहाल BSE और NSE के अंदर ये सारा मामला होता है
कि कोई आदमी अगर अपनी कंपनी बनाता है तो पहले उस कंपनी को यहाँ पर लिस्टेड किया जाता है, उसको उसकी लिस्टिंग होती है, यहाँ पर उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल होती है कि इस कंपनी के पास कितना सरमाया है, ये कंपनी मौजूद है भी या नहीं, उसकी पूरी सारी जांच पड़ताल होती है। और उसके बाद बीएसई और एनएसई उस कंपनी को शेयर्स फरोख्त करने के, बेचने की इजाज़त देती है और उसको मार्केट में लाती है। फिर आवाम उसके शेयर्स को खरीदती हैं और कंपनी को जब नफ़ा होता है तो उस नफ़े के अंदर भी आवाम को हिस्सा मिलता है, और अगर कंपनी को नुकसान होता है, कंपनी माइनस में चली जाती है, तब भी इसका नुकसान तमाम शेयर होल्डर्स को उठाना पड़ता है, इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं, जितनी भी कंपनी चल रही हैं कंपनीज, तो ये कंपनीज खुद एक आदमी के पैसे से नहीं चलती, बल्कि आवाम के पैसों से चलती हैं। और तमाम शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी के जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, वो तमाम के तमाम लोग उस कंपनी के सरमाए में, उस कंपनी के हिस्सेदारी में बराबर के शरीक होते हैं। यानी अपना जितना भी उसने शेयर्स खरीदा है उसके बकदर वो कंपनी के अंदर हिस्सेदार होते हैं, पार्टनर होते हैं। जी हाँ मेरे अजीज और दोस्तों, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी 10 लाख के शेयर्स उसने फरोख्त किए हैं और 10 लाख के शेयर्स उसने फरोख्त किए हैं और 2 लाख के शेयर्स उसने खुद अपने पास रखे हैं, यानी 12 लाख के टोटल कंपनी है। तो यहाँ पर अगर कोई शख्स, अगर 10 लाख में से कोई शख्स 2 लाख के शेयर्स खरीद लेता है, कोई 3 लाख के खरीद लेता है, तो जिसने भी 2 लाख के, 3 लाख के या 5 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, तो ये जो शेयर होल्डर हैं, ये शेयर होल्डर अपने शेयर्स के बकद्र कंपनी के अंदर हिस्सेदारी के मालिक होते हैं, कंपनी में अपने शेयर के बकद्र सरमाए और असासे के मालिक होते हैं। तो ये होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, आप क्या समझते हैं ये कंपनी कोई एक आदमी चला रहा है? नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों का इन कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ होता है। तो ये स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट होता है मेरे अजीज और दोस्तों। अब ऐसा है कि किसी आदमी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो ऐसा नहीं है कि वो मजबूर है कि जब तक कंपनी उसको इजाज़त नहीं देती वो अपनी हिस्सेदारी, अपनी पार्टनरशिप ख़त्म नहीं कर सकता। बल्कि आदमी ने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे कानून, ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि उस कानून के तहत, उस रूल्स के तहत वो आदमी जब चाहे अपनी हिस्सेदारी को ख़त्म कर सकता है, अपने पैसे वापस ले सकता है और अपने शेयर्स को बेच सकता है। तो ये जो तमाम कार्रवाई होती है, अपने शेयर्स को बेच देना और अपने पैसे वापस ले लेना, इसी को कहा जाता है शेयर्स की खरीदो फरोख्त, शेयर्स को सेल करना या बाय करना, यानी खरीदना बेचना। तो ये जो पूरा मामला होता है ये बीएसई और एनएसई के द्वारा होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो हज़ारों कंपनियां हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इस वक्त शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो इसके लिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, उसके अंदर टॉप 50 जो कंपनीज है, जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है, तो उसको देखकर आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस वक्त कंपनीज के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, मार्केट अच्छा है या डाउन चल रहा है। इसी तरह बीएसई के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो 30 टॉप 30 कंपनीज है, इन्हें सेंसेक्स कहा जाता है। तो इसको देखकर पता चलता है कि भाई बीएसई के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है इस वक्त उनका मार्केट कैसा चल रहा है, ये तरक्की कर रहे हैं, यानी शेयर्स बढ़ रहे हैं, शेयर्स की कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो ये सारा मामला होता है। तो ये बिल्कुल आसान अंदाज में, मोटी मोटी अंदाज में मैंने आपको समझा दिया कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब ये सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या एक मुसलमान जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला है, क्या इसके लिए इस तरह से स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में निवेश करना और शेयर्स खरीदना, उसको बेचना, ये जायज़ है या नहीं? मेरे अजीज़ और दोस्तों, आजकल इसकी शेयर मार्केट की एक हवा चली हुई है। हर शख्स शेयर मार्केट के अंदर आना चाहता है, हर शख्स शेयर मार्केट के अंदर आकर शेयर को खरीदना और बेचना चाहता है। और ऐसी अफवाहें फैला दी गई है कि शेयर मार्केट के अंदर बड़ी आसानी के साथ इनकम हासिल किया जा सकता है, पैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो ऐसा आदमी जिसके पास एक छोटी सी पूंजी है, 5-10 हज़ार रुपये हैं, जो उसके रोज़ाना के खर्चे के लिए, रोज़ाना के अखराजात के लिए जो उसको दरकार है, वह आदमी भी अपने 5-10 हज़ार रुपये क्या कर देता है, स्टॉक मार्केट में लगा देता है। चूँकि टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, तो शेयर्स को ख़रीदना और उसको बेचना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है कि आप मोबाइल के अंदर
कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लो जिसके ज़रिए से जो ब्रोकरेज का काम करता है, जैसे एंजल वन है, अपस्टॉक्स वगैरह हैं, इसी तरह ज़ीरोधा हैं। तो ऐसे कुछ ऐप बने हुए हैं जो ब्रोकर्स के ऐप हैं। ब्रोकर्स किसे कहते हैं? दलाल को कहते हैं। आदमी जब शेयर्स को खरीदना या बेचना चाहेगा तो अब इतनी हज़ारों कंपनियां हैं, तो आदमी कैसे पता करेगा कि भाई कौन सी कंपनी का शेयर्स अब इस वक्त बढ़ रहा है या घट रहा है, कौन सी कंपनी इसके शेयर खरीदना चाहिए, और वो खरीदना चाहता है तो वो कहाँ जाकर खरीदेगा? तो इसके लिए बीच में दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं। इनके ऐप बने हुए हैं, जैसे एंजल वन है, अपस्टॉक हैं या ज़ीरोधा वगैरह हैं। तो इस तरह से इनके ये ऐप बने हुए हैं। कोई आदमी इस ऐप को डाउनलोड करके इसके अंदर अपना अकाउंट बना लेता है और अपने बैंक अकाउंट को उसके लिंक करके वो उसके अंदर पैसे जमा करके वो कोई शेयर्स आसानी के साथ खरीद सकता है, उस शेयर्स को बेच सकता है। तो बिल्कुल आसान हो गया है। इसलिए हर कसो नाकस हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि वो शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदे और बेचे और कम मेहनत के अंदर, कम वक्त के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल करे। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसकी क्या हकीकत है, इंशाल्लाह इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स को बेचना ये जायज़ है या नहीं। मेरे अजीज़ और दोस्तों, इस वक्त जो उलमाए असर हैं, जो जयीद उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, इन्होंने इसके ऊपर खासी तहकीक की हैं। जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, इसी तरह मुल्क हिंदुस्तान के हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं। तो इन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी गौर व खोज किया है। इनके अलावा भी दीगर उलमाए किराम ने, और शरीयत मुतहरा के उसूल और कवायद की रोशनी में कुछ शर्तें मुकर्रर की हैं कि अगर इन शर्तों की आप रियायत करते हैं तो आपके लिए शेयर्स मार्केट के अंदर पैसे लगाना, शेयर्स खरीदना, बेचना जायज़ होगा, वरना जायज़ नहीं होगा। तो कौन कौन सी शर्तें हैं? देखिए, सबसे पहली शर्त शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए यह है कि आप जिस कंपनी के भी शेयर्स खरीद रहे हैं वो कंपनी के पास, उस कंपनी के पास लिक्विड असासे ही ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स भी हों, उसके पास कुछ ना कुछ जामिद असासे भी मौजूद हो। इसलिए कि देखो, पुराने ज़माने में, कदीम ज़माने में क्या होता था, जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत सारे लोग धोखा भी देते थे कि कंपनी मौजूद नहीं है, ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ना कहीं पर ज़मीन खरीदी हुई है, ना मशीनरी मौजूद है, बस यूँ ही कागजात के अंदर अपनी एक डुप्लीकेट कंपनी बनाकर लोगों में फैला देते थे कि भैया हमारी कंपनी है और इसके शेयर्स हम बेच रहे हैं, आप इसके शेयर्स खरीद लीजिए। जब काफ़ी शाफी लोग उसके शेयर्स खरीद लेते तो फिर वो आदमी क्या कर लेता, सारा पैसा ऐड कर, सारा पैसा जमा करके भाग जाया करता था। इसलिए ये शर्त लगाई गई कि कंपनी खारिज में मौजूद हो, उस कंपनी की बिल्डिंग बनी हुई हो या कम से कम उसने ज़मीन खरीदी हो, मशीनरी खरीदी हो, तो उसके पास कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स हो, सिर्फ लिक्विड एसेट्स ना हो। अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसके पास फिक्स एसेट्स नहीं है, सिर्फ लिक्विड एसेट्स है, और कोई आदमी उस कंपनी के शेयर्स खरीदता है, तो यहाँ पर याद रखिए कि जितने में उसने शेयर्स खरीदा है उतने में ही वो उसको आगे फरोख्त कर सकता है, उससे कमी ज़्यादती के अंदर फरोख्त नहीं कर सकता। इसलिए कि अब जो इसके पास जो शेयर्स हैं, जो उस लिक्विड असासे की ये नुमाइंदगी कर रहा है, उस लिक्विड असासे की नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए फेस वैल्यू से ज़्यादा कमोबेश पर उसको फ़रोख्त करना, ख़रीदना, बेचना जायज़ नहीं होगा। यानी जितने में उसने ख़रीदा है उतने में ही उसको बेच सकता है, अगर कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स न हो। तो ये पहली शर्त है। सबसे अहम शर्त यह है किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कि जिस कंपनी के आप शेयर्स खरीद रहे हो उस कंपनी का कोर बिजनेस हलाल हो, हराम न हो, उसका बुनियादी कारोबार हलाल हो, हराम न हो। अगर कोई कंपनी ऐसी है कि उसका कोर बिजनेस हराम है, जैसे शराब की कंपनी है या फिर कोई इसी तरह से नाजायज़ चीज़ की कंपनी है, तो फिर ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स खरीदना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोर बिजनेस हलाल है, बुनियादी कारोबार हलाल है, जैसे टेक्सटाइल की कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तो फिर आपके लिए उस कंपनीज़ के शेयर्स खरीदना जायज़ होगा, दीगर शराइत की लिहाज रखते हुए, दीगर शराइत की रियायत करते हुए। सिर्फ एक शर्त नहीं है, दूसरी शर्त भी सुन लीजिए। अब कोई कंपनी ऐसी है जिसका बुनियादी कारोबार तो हलाल है, लेकिन वो कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए और उसको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो किसी बैंक से, किसी फाइनेंस से वो सूद पर, इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेती है, कर्ज लेती है।
तो चूँकि शरीयत मुतहरा के अंदर सूद लेना भी गुनाह है, सूद देना भी गुनाह है, दोनों की शरीयत मुतहरा में इजाज़त नहीं है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए जिसको पैसों की ज़रूरत है और वो किसी बैंक से सूद पर इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेती है, कर्ज लेती है, तो यहाँ पर एक अहम शर्त ये है कि वो जितना भी सूद ले, जितना भी सूद पर कर्ज ले, वो कर्ज 33% या 33% से जायद नहीं होना चाहिए, 33% से कम ही होना चाहिए। अगर 33% या 33% से जायद हैं तो फिर ऐसे कंपनीज के शेयर्स खरीदना भी आपके लिए जायज़ नहीं होगा। ये दूसरी अहम शर्त है कि अगर कंपनी ने किसी से ब्याज और सूद पर लोन लिया है तो वो 33% से कम होना चाहिए, 33% या 33% से जायद नहीं होना चाहिए। ये दूसरी अहम शर्त है। तीसरी अहम शर्त कि अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को अपने पास महफूज नहीं रखती, बल्कि किसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में लगा देती हैं या किसी को सूद पर, ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर कर्ज के तौर पर दे देती हैं और उसका सूद इंटरेस्ट वसूल करती हैं और वो प्रॉफिट अपने पास जमा करती है। और जितना भी प्रॉफिट उसके पास जमा हो जाए तो वो अपने तमाम शेयर होल्डर्स के दरमियान उसको उनके शेयर्स के बकद्र उसको क्या करती है, तकसीम करती है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों याद रखिए कि इस तरह से अगर कोई कंपनी नॉन हलाल इनकम कर रही है तो उसमें अहम शर्त यह है कि उसकी नॉन हलाल इनकम 5% से कम होना चाहिए। अगर 5% या 5% से जायद है तो ऐसी कंपनीज के अंदर भी आपको निवेश करना, ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई इतनी बारीकी की बातें कहाँ से पता चलेंगी। तो अगर आप शेयर मार्केट को सीखेंगे, शेयर मार्केट का नॉलेज हासिल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बड़े आसानी के साथ आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट बने हुए हैं जैसे screen.com वगैरह हैं, तो ऐसी वेबसाइटों के ऊपर आप जाकर उस कंपनी का पूरा कच्चा छिटा निकाल सकते हैं कि इस कंपनी ने कितना कर्ज सूद के ऊपर लिया है या सूद पर दिया है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर मालूम हो जाती है। तो ये 4 अहम शर्तें हो गई। 5वीं शर्त ये है, चलो अब कंपनी हलाल कारोबार भी करती है और कंपनी ने जो लोन लिया है, कर्ज लिया है सूद पर, वो 33% से कम भी है और कंपनी की नॉन हलाल इनकम 5% से कम भी है और कंपनी के पास जामिद असासे भी मौजूद हैं। तो ये 4 शर्तें पूरी पाई गई। 5वीं शर्त ये है कि इन सारी शर्तों के बाद एक अहम शर्त है कि अगर कंपनी किसी भी तरह से सूद और हराम चीज़ के अंदर मुलविस है, जैसे कंपनी ने सूद पर कर्ज लिया है या सूद पर कर्ज दिया है, तो एक मुसलमान शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी की जो सालाना मीटिंग होती है, जिसे एजीएम कहा जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है, तो उस मीटिंग के अंदर सूद के खिलाफ, इंटरेस्ट के खिलाफ वो क्या करे, आवाज़ उठाए। जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं वो लाखों की तादाद में होते हैं, इसलिए इक्का दुक्का जो मुसलमान हैं उनके आवाज़ उठाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला, लेकिन ये हम अपने फरीज़े से सुबुकदोश हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है, वे मीटिंग तो बड़े बड़े शहरों में होती है, मुंबई के अंदर होती हैं और वहाँ पर बड़े बड़े लोग जाते हैं, हम वहाँ पर कैसे पहुँचे? तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस मीटिंग को ज्वाइन करें, बल्कि आप कंपनी को यहाँ से ख़त भी लिख सकते हैं और कंपनी को ईमेल के ज़रिए से भी इस बात की इत्तला दे सकते हैं कि भाई कंपनी के अंदर जो सूद का लेन देन हो रहा है हम उससे राज़ी नहीं हैं। तो ये 5 शर्तें हो गई। और 6ठी शर्त ये है कि जितना भी इंटरेस्ट का जितना भी हिस्सा, सूद और नॉन हलाल इनकम का जितना भी हिस्सा आपके अकाउंट में आएगा, आपके हिस्से में आएगा, आपकी जिम्मेदारी होंगी कि आप अपने इनकम में से, आप अपने प्रॉफिट में से उतना हिस्सा निकाल कर, जैसे कंपनी ने अगर 5% नॉन हलाल इनकम कमाई है या 4% कमाई है, तो आपको जब इनकम आपके अकाउंट में आएंगी तो उसमें से 4% या 5% निकाल कर किसी गरीब फ़कीर आदमी को आपको सदका करना लाजमी होगा। तो अगर कोई मुसलमान, कोई अहले ईमान इन शर्तों का लिहाज करते हुए अगर शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदता है, बेचता है, तो उसके लिए शेयर्स के ख़रीदो फरोख्त जायज़ है। लेकिन मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये जो एक हवा चली हुई है कि बस कोई भी आ रहा है, डीमेट अकाउंट बना रहा है, ऐप डाउनलोड कर लिया और उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और फ़ौरन शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। देखिए, शेयर मार्केट एक फ़नी चीज़ है, जी हाँ, एक सीखने की चीज़ है। हर कसो नाकस इसके अंदर पैसे न कमा सकता है, बल्कि अगर कोई आदमी बगैर सीखे इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत
नुकसान हो सकता है और बहुत भारी उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ मेरे अजीज और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनके लाखों रुपए शेयर मार्केट में डूब चुके हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि कब कौन सी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहिए, कब कौन सी कंपनी का शेयर्स ये बढ़ने वाला है, इसकी कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली है। ये पूरी फनी चीज़ें होती है, तो इसको सीखने की ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़, एक जो मुसलमान है, मुसलमान के लिए एक काम तो और भी ज़्यादा है कि उसको ये भी देखना है कि शरीयत मुतहरा ने ये जो 5-6 शर्तें मुकर्रर की हैं, तो इन शर्तों के ऊपर ये कंपनी आती है या नहीं जिसके मैं शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ, तो ये भी मुसलमान को देखना होता है। इसलिए हर कस और नाकस के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो शेयर मार्केट के अंदर निवेश करे और शेयर्स खरीदे या बेचे। इसलिए जो लोग भी शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पहले वो क्या करे, शेयर मार्केट को अच्छे से सीखे, उसका नॉलेज ले कि कैसे कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, कंपनी को देखा जाता है। फिर दूसरी चीज़ के कंपनी के अंदर जो शराइत है, ये शराइत पाई जाती है या नहीं, इसकी तहकीक कैसे की जाती है, इन सारी चीज़ों को सीखे। और सीखने के बाद अगर वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त करता है तो फिर उसके लिए जायज़ होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों और दोस्तों, याद रखिए कि शेयर मार्केट में बहुत सारी सूरतें नाजायज़ की भी हैं, सट्टेबाजी की, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है, जिसके अंदर एक ही दिन में जब से मार्केट खुलता है, जैसे 9:15 से मार्केट खुलता है, तो 9:15 से लेकर 3:20 तक या 3:30 तक जब मार्केट बंद होता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि आज आपने शेयर्स खरीदा है तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा, आज ही फरोख्त करना पड़ेगा, वरना अगर आप फरोख्त नहीं करोगे, नहीं बेचोगे, तो 3:20 पर वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, फरोख्त हो जाएगा, चाहे आपको नफ़ा हो चाहे आपको नुकसान हो। तो ये खुली हुई सट्टेबाजी है और ये शरीयत मुतहरा में जायज़ नहीं है। इसलिए कि आदमी किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता है तो फौरन उसके अकाउंट में वो शेयर्स नहीं आ जाते, बल्कि T+2 के फार्मूले से शेयर्स उसके पास आते हैं। T+2 का फार्मूला का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर पीर के दिन आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो बुध के दिन आप उसके मुकम्मल तौर से उसके मालिक बनेंगे और मुकम्मल तौर से वो आपके कब्जे में आएंगे। तो आपने पीर के दिन अगर कोई शेयर्स खरीदा है तो बुध के दिन से पहले आप उसको आगे नहीं बेच सकते जब तक कि आपका उसके ऊपर पूरा कब्जा न हो जाए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबी मा लैसा इंदक, कि जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, जो चीज़ तुम्हारे कब्जे में नहीं है, तुम उसको आगे बेच नहीं सकते, उसको फरोख्त नहीं कर सकते। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह है। तो ऐसी बहुत सारी शक्लें हैं जो नाजायज़ की शक्लें हैं। इसलिए जो शख्स भी शेयर मार्केट के अंदर वो निवेश करना चाहता है, शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने करीबी उलमा से जो इसकी जानकारी रखते हैं, इसके मालूमात रखते हैं, उनसे रब्त रखकर शेयर मार्केट के मसाइल को जाने, उसको सीखे और उसके बाद ही वो शेयर मार्केट के अंदर क्या करें, अपना पैसा लगाएं। और मेरे अजीज़ और दोस्तों, आखिर में एक अहम राय मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि देखिए, शेयर मार्केट इतना आसान भी नहीं है कि हर कसो नाकस आकर उसके अंदर क्या करे, पैसे लगाए या शेयर खरीदे या शेयर बेचे। शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए आदमी के पास ऐसे पैसे होना चाहिए जो उसके अखराजात के अलावा रखे हुए हैं। यानी वो पैसे अगर उसके वो लगा देता है और साल 2 साल वो पैसे उसको वापस नहीं भी मिलते, तब भी उसके ज़िंदगी के ऊपर, उसके अखराजात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपकी कुल पूंजी 5-10 हज़ार रुपये है और इसी पर आपके घर का खर्च चलता है और आपने वो 5-10 हज़ार रुपये शेयर मार्केट में लगा दिए और खुदा ना खास्ता वो पैसे डूब गए या कंपनी को लॉस हो गया, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और आप इसके बाद शेयर मार्केट का कभी नाम नहीं लेंगे। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसे पैसे लगाना चाहिए जो आपके अखराजात के अलावा हों और जिनके डूब जाने से या कंपनी का अगर अभी लॉस में चल रही हैं, आपने शेयर्स खरीद लिए हैं, तो कंपनी जब तक तरक्की नहीं कर लेती, जब तक मार्केट बुल नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप इंतज़ार कर सके और आपके अखराजात के ऊपर कोई असर न हो। तो अगर इस तरह से आपके पास पैसा है तो आप शेयर मार्केट का नॉलेज हासिल करके शरई शराइत का लिहाज करते हुए शेयर मार्केट के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। तो ये चंद बातें थी शेयर मार्केट के ताल्लुक से, मैंने आपके सामने बयान कर दी। इससे पहले भी एक वीडियो 15-16 मिनट का मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको उस वीडियो में भी हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझ कर शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, हलाल कारोबार की शक्लें और राहें हमारे लिए खोल दें और हराम कारोबार से और हराम शक्लों सूरतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हम सबकी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।